Yeah, good afternoon, everyone. This is the new video for class 7. The name of the chapter is Time and Motion, and we are doing videography of that. To start with, as you know, this is the chapter Time as well as Motion. You do your daily activities at a certain time. The knowledge of time is an essential for carrying out your daily activities. There are many definitions of time, such as it is just an interval between two events. कोई भी दो इवेंट है उनके बीच का जो इंटरवल है उसे टाइम कहते हैं। और टाइम की नॉलेज काफ़ी ज़रूरी है ताकि हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर सकें। जैसे कि सुबह आप ब्रेकफास्ट एक पर्टिकुलर टाइम पर करते हैं, आपको अपने स्कूल जाने का टाइम पता है, रिसेस का टाइम पता है, आपको ये भी पता है कि स्कूल कब ओवर होगा, आप वापस कब घर आएंगे। ऐसे ही आपको ट्यूशन जाने के टाइम ये सब पता है, राइट। हम जो टाइम है क्लॉक्स और वॉचेस की हेल्प से ही देखते हैं, आपको पता है। लेकिन आपको ये जान के काफ़ी हैरानी होगी कि एंशियंट टाइम में, पुराने समय में, जब वॉचेस नहीं थी तो लोग टाइम कैसे देखते हैं। और वॉच के इन्वेंशन जो गैलीलियो गैलीली ने किया था, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। क्रिश्चियंस हर संडे चर्च जाते हैं। एक दिन वो चर्च में बैठे हुए थे और चर्च में जो पेंडुलम था उसे ऑब्जर्व कर रहे थे, और साथ ही अपने हैंड में जो वीन है, जो नब्ज होती है, नब्ज भी बोलते हैं उसे हिंदी में, या जो नर्व होती है, उसको देख रहे थे। और वो पेंडुलम के साथ एग्जैक्टली टैली हो रही थी कि पेंडुलम का एक टू एंड फ्रो मोशन का टाइम अगर 1 सेकेंड था तो उसका भी 1 सेकेंड था, ठीक है। तो वहां से उन्हें क्लॉक बनाने का आइडिया आया। एंशियंट टाइम यानी पुराने समय में लोगों के पास घड़ियां, वॉचेस, ये सब चीजें नहीं होती थी, पर उन्हें फिर भी समय की कीमत, समय की महत्ता का अंदाजा था। हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कुछ नेचुरल इवेंट्स जो लगातार हर साल, जैसे सर्दियां हैं, अभी विंटर का स्टार्टिंग है तो हर साल इसी समय होता है, समर टाइम है, मॉनसून टाइम है, तो ये नेचुरल इवेंट है जो कुछ पर्टिकुलर रिपीटिशन पर ही होते हैं। द टाइम टेकन बिटवीन वन सनराइज टू द नेक्स्ट सनराइज वॉज कॉल्ड अ डे। एक सनराइज से दूसरे सनराइज तक का जो समय है उसे पूरा एक दिन कहते हैं, या सोलर डे भी कहते हैं। द टाइम टेकन बिटवीन वन न्यू मून टू द नेक्स्ट न्यू मून, एक न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून तक का जो टाइम है उसे क्या कहते हैं, मंथ कहते हैं। और पूरा एक चक्कर, सन जो सन के अराउंड अर्थ लगाती है, उसे 1 ईयर कहते हैं। अगर आप दिल्ली में जाएं, जंतर मंतर करके ये जगह है, यहाँ सन डायल्स आप देख सकते हैं, ठीक है। आई हैव बीन देयर वंस व्हेन आई वाज ऑफ योर एज, आई रिमेंबर। सन डायल, सन की हेल्प से टाइम बताते थे। सैंड क्लॉक, ये वाली तो देखी होंगी, रेत, इसमें अलग अलग सैंड क्लॉक आती हैं आजकल, मिनट वाली, आवर्स वाली। ऐसे ही वाटर क्लॉक्स होते थे, वाटर की हेल्प से ये क्लॉक रन होती थी और टाइम हम बताते थे, राइट। ये ध्यान रखना। तो अगर जंतर मंतर जाने का मौका लगे तो जरूर देख के आना, और आपको बड़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ऐसे आपको टाइम वहाँ पता नहीं लग पाएगा। जयपुर के महाराजा थे सवाई जयसिंह टू, इन्होंने ये सबसे बड़ा सनडायल बनाया था, सम्राट यंत्र भी कहते थे, 1728 में। सनडायल एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑब्जर्वेटरी का, जो जंतर मंतर जयपुर में है। मैं जयपुर वाले में तो नहीं गया, मैं दिल्ली वाले में जरूर गया हूँ, वहाँ मैंने देखा है, ठीक है। ये एक लार्जेस्ट और एक एक्सट्रीमली एक्यूरेट सन क्लॉक है जो लोकल टाइम बताती है। बाकी जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरीज जो है दिल्ली, वाराणसी और उज्जैन में लोकेटेड है, राइट। तो आपको पहले सनडायल से टाइम देखना आना चाहिए, उसकी वो एक अलग टेक्निक है, ठीक है। अभी सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ टाइम की बात करें तो जैसे घड़ी में टाइम देखना आपने कैसे सीखा था, सेकंड की सुई, मिनट की नीडल, इन सब के बारे में सीखा था ना, कि एकदम घड़ी को देखा और पता चल गया क्या टाइम है। सीखा, फिर प्रैक्टिस की तो जाके पता लगा, राइट। ये सब एनालॉग है, कम्युनिकेशन है। आजकल तो डिजिटल है, इतनी मेहनत भी नहीं करनी, सीधा ही नंबर्स आ जाते हैं, राइट। वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन अ डे। क्लॉक्स और जो वॉचेस हैं, ये सबसे कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस हैं जो हमारे द्वारा यूज किए जाते हैं। जितनी भी क्लॉक्स और वॉचेस हैं ये पीरियोडिक मोशन,
पीरियोडिक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अगर कुछ रिपीट होता है। आई रिपीट, पीरियोडिक का मीनिंग है अगर कुछ एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट होता है तो उसे पीरियोडिक कहते हैं। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो मोशन है वो खुद ही रिपीट होता है रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद, तभी इसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। वेव्स का जो मोशन होता है वो पीरियोडिक मोशन होता है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होता है। सबसे पहले हम एक सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे। सिंपल पेंडुलम जो है वो एक स्मॉल मेटल बॉल जिसे हम बॉब भी कहते हैं उससे मिलकर बना होता है और एक लॉन्ग थ्रेड के साथ वो बॉब जो होती है वो बंधी होती है, राइट। ये आप ध्यान में रखना। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको सिंपल पेंडुलम का ये फिगर दिखा सकता हूँ। किसी रिजिड सपोर्ट यानी कि सॉलिड सपोर्ट के साथ ये बंधी हुई है। बॉल नहीं कहते इसे, आई रिपीट, नेक्स्ट पेज पे देखिए, बॉब, BOB, बॉब कहते हैं, राइट। आप देख सकते हैं पेंडुलम के फिगर को, जो मोशन होता है, और ये पेंडुलम फ्रीली रोटेट कर सकता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है पेंडुलम का, फ्रीली रोटेट कर सकता है, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे की तरफ रोटेट कर सकता है। सबसे पहले मिस्टर गैलीलियो गैलीली ने ही स्टडी किया था। एक सिंपल पेंडुलम सामने आप देख सकते हैं। अब इसके साथ कुछ टर्म्स हैं। ये जो थ्रेड होता है इसकी लेंथ जो होती है उसे स्मॉल एल कहा जाता है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ द बॉब। ये जो बॉब होती है इसमें एक छोटा सा हुक होता है जिससे आप धागा बांध सकते हैं, और ऐसे ये एक सपोर्ट के साथ भी ऊपर लगी होती है। एक हुक रूफ में होता है, वहीं से लगा सकते हो, ठीक है ना। फिजिक्स लैब में तो काफी बार हमने ये किया है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द सेंटर ऑफ द बॉब, उसे लेंथ ऑफ पेंडुलम भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ओके, तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, पेंडुलम का जो मोशन होता है वो टू एंड फ्रो होता है, राइट। वो टू एंड फ्रो मोशन होता है, ये आप ध्यान रखना। एल यहाँ पर लेंथ है, ठीक है। और शुरू में ये पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन पे है, जब ये रेस्ट पर होता है तब उसे मीन पोजीशन बोलते हैं। ये बिल्कुल ए पॉइंट पर जब है ना पेंडुलम, तो रेस्ट पर है। अब आप इसको पुश करोगे तो ये बी पे जाएगा, ऐसे फिर ये सी पे जाएगा, ठीक है ना। तो ये बी और सी जो है ये इनकी एक्सट्रीम पोजीशंस है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मीन पोजीशन का मतलब है बेटा जो इसकी इनिशियल पोजीशन है, जब वो रेस्ट पर था तो उसे मीन पोजीशन कहते हैं। और एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी है, बी और सी है। ये जब काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा तो अपनी इन पोजीशंस को अचीव करता है। और अभी आप छोटी क्लास में 7th क्लास में हो, तो अभी सिर्फ आपको एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के बीच में डिफरेंस समझना है। द पोजीशन वेयर द बॉब इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। बी और सी की जो पोजीशंस होती हैं उन्हें हम क्या कहलाते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन कहलाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। ऑसिलेशंस जो होती हैं पेंडुलम की, अगर एक पूरा कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन होता है, जहां से शुरू कर रहा है और वहीं पर ही आ गया, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे ऑसिलेशन बोलेंगे। ऑसिलेशन बोलेंगे, या वेव मूव कर रही है पूरी प्रॉपर, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जो मोशन होगा बॉब का, ए से बी जाए, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो ए से बी जाए, फिर बी से सी जाए, और फिर वापस ए पर आ जाए, राइट। तो पूरा एक जो कर्व होगा उस ऑसिलेशन को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, उसे हम बोलेंगे एक पूरी ऑसिलेशन। एम्पलीट्यूड की बात करें तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में जहां भी ये गया है, राइट, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जितना वो मूव कर रहा है मैक्सिमम, उस पोजीशन को क्या बोलेंगे क्लास, एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। एम्पलीट्यूड इसे प्रोनाउंस करते हैं, ध्यान रखना। और जो फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन विच आर प्रोड्यूस, और टाइम पीरियड जो होता है बेटा, जितना टाइम लगेगा पूरा एक बार ऑसिलेट करने में, उसे क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। और मैं फिर से बता रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन विच आर प्रोड्यूस, या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा।
तो क्लास इसके अलावा एक फॉर्मूला है कि जो टाइम पीरियड होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है, किसके? फ्रीक्वेंसी के। टाइम पीरियड हमेशा क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है फ्रीक्वेंसी के। तभी जो टाइम पीरियड का बेटा फॉर्मूला है वो क्या है? 1/f। अब मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन बताना चाहता हूँ पेंडुलम के बारे में, और यहाँ वो मतलब पेंडुलम के बारे में वो चीज़ दी नहीं हुई है आपकी बुक में, तो आप चाहें तो साथ में अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा। आपकी बुक में बस इतना दिया हुआ है t इज इक्वल टू 1/f। जब आप हायर क्लासेस में पहुंच जाएंगे ना, तो इस f को न्यू लिखते हैं, न्यू प्रोनाउंस करते हैं, ऐसे v को हल्का सा टिल्ट कर लेना। क्या बोलते हैं इसे? न्यू। न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी, स्मॉल f मतलब फ्रीक्वेंसी, कैपिटल T मतलब टाइम पीरियड। पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो यूज होता है, वो होता है, प्लीज साथ साथ नोट कर लीजिए अपनी बुक में, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ स्मॉल l अपॉन में स्मॉल g। ठीक है, ये पाई लिखा है मैंने बेटा। पाई आपको बनाने आता होगा सभी को? ओके, नहीं आता क्लास 7, तो देख लो, पाई ऐसे लाइन बनाना है, यूं बनाना है, इसे पाई बोलते हैं। ये जो पाई होता है एक न्यूमरल होता है, इसकी रफ वैल्यू 3.14 होती है। मतलब इसकी वैल्यू तो ये कभी डिवाइड नहीं होता, आप करके देख लेना 22 को 7 से डिवाइड। ये एक इर्रेशनल नंबर है, चलता ही जाता है, ठीक है। और एल का मतलब आप सभी को पता है, एल का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ थ्रेड। एल का क्या मतलब है बेटा? लेंथ ऑफ थ्रेड। जो वो स्ट्रिंग लिया था या जो थ्रेड लिया था उसकी क्या लेंथ होगी, वो यही होता है, राइट। और इसके अलावा बात करें क्लास स्मॉल जी की, स्मॉल जी आप सभी को पता है, ये एक नई टर्म है क्लास 7 के बच्चों के लिए, इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, ये थोड़ा आपके हायर लेवल से है पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू अर्थ पे होती है लगभग राउंड ऑफ करके 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये 2 पाई भी कांस्टेंट है और g भी कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं t डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है रूट ऑफ l के। और हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जो ये t स्क्वायर है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है l के, मतलब स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड जो है लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो मैं ये आपको करके भी बता सकता हूँ, अगर आप पेंडुलम की लेंथ को बेटा छोटा कर दोगे, आई रिपीट, अगर पेंडुलम की लेंथ को छोटा कर दोगे तो फिर क्या होगा? उतना जो टाइम पीरियड है ना वो बहुत फास्ट हो जाएगा। किसका? किसका? पेंडुलम का, मतलब फटाफट मूव करेगा। ये मैं आपको, वेट कम कुछ नहीं होगा, बॉब का वेट तो वही रहेगा। कहने का मतलब है थ्रेड की जो लेंथ है अगर वो छोटी हो जाएगी तो पेंडुलम बहुत फास्ट मूव करेगा, ठीक है क्लास। तो ये था हमारा पेंडुलम के रिगार्डिंग, मैं थोड़ा सा आपको व्हाट्सएप कर दिया, आप नोट भी कर सकते हो वहां से, ठीक है। अब क्लास इसके बाद हम एक्टिविटी 1 के बारे में बात करते हैं। एक्टिविटी 1 में हमें टाइम पीरियड डिटरमाइन करना है। बहुत इजी होता है, आपको है ना एक स्टॉप क्लॉक की जरूरत पड़ेगी, और सेटअप बिल्कुल ऐसे ही लगा लेना जैसे कि सामने थ्रेड वगैरह बांध लेना, ठीक है। और फिर टीचर आपको बोलेगा भैया 20 ऑब्जर्वेशन नोट करो। 20 ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है? पूरा एक टू एंड फ्रो मोशन। और स्टॉप क्लॉक में मतलब टाइम पीरियड 20 ऑब्जर्व, पहले 50 ऑब्जर्वेशन नोट करना, फिर 40 करना, फिर 30 करना, ऐसे करके तो फिर टाइम पीरियड चेंज होता रहेगा ऑब्वियसली। और आप चाहो तो मैं ऐसे कराता था बच्चों को, मैं ये टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल कराता था प्रूफ। मैं थ्रेड की लेंथ को कम कराता रहता था। थ्रेड की लेंथ अगर कम होगी तो टाइम पीरियड ऑब्वियसली कम होगा, आप देख लेना, क्योंकि टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ ऑफ थ्रेड के, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है क्लास 7, मैंने बच्चों को बहुत बार कराई है लैब में ये। इसमें हम मोशन ऐसे कैलकुलेट करते थे कि भैया 20 ऑसिलेशन, दो तरीके हैं इसे करने के। आप 20 ऑसिलेशन चेक करना टी सेकंड में हो रही है तो कितने में हो जाएगी एक ऑसिलेशन? टी बाय 20 सेकंड में हो जाएगी। तो वहीं से 1 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आ जाएगा। और आप चाहो तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो 1/t से। आगे इसमें न्यूमेरिकल आएंगे, मैं बताऊंगा आपको। तो हम ये सीखेंगे कि जो टाइम पीरियड पेंडुलम का इस चीज पे नहीं डिपेंड करता कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है पेंडुलम की मीन पोजीशन से, या मास पे भी नहीं डिपेंड करता, जैसे कार्तिक आप कह रहे थे मास कम हो जाएगा, वेट या मास कम नहीं होगा, राइट बॉब का।
और टाइम पीरियड डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम के। मैंने बताया था टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, तो जितना धागा छोटा होता जाएगा उतनी उसकी लेंथ कम होती जाएगी, और लेंथ कम होती जाएगी तो टाइम पीरियड कम होता जाएगा। ठीक है, ये इटालियन साइंटिस्ट थे गैलीलियो गैलीली, ये सबसे पहले बंदे थे पेंडुलम के बारे में। एक बार ये बैठे हुए थे चर्च में, मैंने बताया ना, पीसा इटली में, जहाँ पर इन्होंने एक शैंडलियर देखा, ठीक है, जो हैंग कर रहा था सीलिंग से, बहुत बड़ा सा, वो धीरे धीरे स्लोली स्विंग कर रहा था। इन्होंने उस समय तक कोई वॉच और क्लॉक ऐसे ही कोई चीज़ होती नहीं थी, तो इन्होंने ऑसिलेशन को काउंट किया अपनी पल्स को, नब्स यानी पल्स हैंड की, उसकी बीट से, और केयरफुली ऑब्जर्व करने पे इन्होंने ये पाया कि जो ऑसिलेशन है शैंडलियर की वो ग्रेजुअली स्लो हो रही थी, जैसे जैसे टाइम, एक ऑसिलेशन लगभग उसका टाइम पीरियड सेम ही था। ठीक है ना, तो ऐसे करके इनके माइंड में आइडिया आया और इन्होंने क्लॉक का इन्वेंशन किया, ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इजीली आप करके देख सकते हो। एक सिंपल पेंडुलम है, वो 32 सेकंड ले रहा है 20 ऑसिलेशन में, तो भाई 20 ऑसिलेशन यूनिटरी मेथड से किया है, जो चीज़ दो बार होती है वो लेफ्ट में आती है। 20 ऑसिलेशन 32 सेकंड में हो रही है, तो एक कितने में होगी, 32/20 यानी कि 1.6 सेकंड में। अब आजकल का क्या ट्रेंड है बेटा मेजरमेंट करने के लिए, जो प्रिंसिपल है सिंपल पेंडुलम का, वो पेंडुलम क्लॉक में यूज किया जाता है। ठीक है ना, उसकी मूवमेंट को चेक करने के लिए। एक मैकेनिकल रिस्ट वॉच जो होती है, उसके पास कोई पेंडुलम नहीं होता, उसके पास एक बैलेंस व्हील होता है, वो हैंड के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। आज के डेट में हम बहुत सारी क्वार्ट्स क्लॉक यूज कर रहे हैं और वॉचेस यूज कर रहे हैं। ये जो वॉचेस हैं ये टाइम को एक्यूरेटली मेजर करते हैं। ये जो क्वार्ट्ज जो मटेरियल है, इसकी बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी होती है ऑसिलेट करने की, जब इस पे हल्का सा करंट पास कराया जाए। इन वॉचेस में इलेक्ट्रिक सेल और क्वार्ट्ज क्रिस्टल को प्लेस किया जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ये जो क्वार्ट्ज क्लॉक्स होती हैं ये ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं एज कंपेयर टू पेंडुलम क्लॉक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पुरानी वाली है, नॉन डिजिटल क्वार्ट्ज वॉच है, ये उसकी बैक साइड है किसी अलार्म क्लॉक की, और ये डिजिटल वाली क्वार्ट्ज वॉच है। आजकल तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी वॉचेस आती हैं, यू नो दैट, कितना हमने वॉक किया। अगर आप शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को मेजर करना चाहते हैं तो स्टॉप वॉच यूज होती है। आप इसको स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं, एक पुश बटन होता है इस पर, और वो मेजर करता है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम्स के। अगर कोई स्पोर्ट्स का कोई इवेंट है तो 1/10 ऑफ सेकेंड, 0.1 सेकेंड तक ये मेजर कर सकता है। और आज की डेट में जितनी भी डिजिटल वॉचेस हैं वो भी अवेलेबल है मार्केट में, आपको पता ही है। ये डिजिटल वॉचेस जो हैं इनमें कोई आवर्स, मिनट या सेकंड नहीं होता, वो डिजिट्स में टाइम को डिस्प्ले करती हैं, और ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए एटमिक क्लॉक्स यूज होती हैं। ये जो क्लॉक्स हैं ये वाइब्रेशंस पर बेस्ड होती हैं ऑफ एटम्स फॉर मेजरिंग टाइम। एक टाइमर सेट होता है क्लॉक में, वो रिकॉर्ड करता है सीक्वेंस ऑफ एन इवेंट, और यूज़ किया जाता है माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, ट्रैफिक सिग्नल या एयर कंडीशंस के द्वारा। ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक है, यूनिट की बात करें टाइम की क्लास, तो स्टैंडर्ड यूनिट वैसे तो सेकंड है, लेकिन जो लार्जर यूनिट होती हैं टाइम की वो मिनट्स या आवर्स होती हैं। आप सभी को पता है एक मिनट में 60 सेकंड है, एक आवर में 60 मिनट्स हैं, एक डे में 24 आवर्स हैं, 1 मंथ में लगभग 30 डेज हैं, 1 ईयर में 12 मंथ्स हैं, 1 डेकेड में 10 ईयर्स हैं, 1 सेंचुरी में 100 ईयर्स, और 1 मिलेनियम में पूरे 1000 ईयर्स हैं। राइट, ये यहाँ पर ऑप्टिकल लेटिस क्लॉक के बारे में भी बताया हुआ है, जो जेरोमी लोल्विक और उनकी टीम ने पेरिस ऑब्जर्वेटरी में की थी। ये सबसे एक्यूरेट क्लॉक है और ये रीडिफाइन कर सकती है सेकंड को। ये एक्यूरेट है विद इन 1 मिनट एवरी 18,000 मिलियन ईयर्स। देख लो भाई, इतनी मिलियन ईयर्स, 1 मिलियन होता है 10 लाख। ये लेज़र बीम यूज़ करती है और ये लगभग डबल एक्यूरेट है एटमिक क्लॉक की बजाय। जो साइंटिस्ट हैं बिलीव करते हैं इस नई क्लॉक के बारे में, इसको स्टैंडर्ड वो यूज़ करेंगे। ठीक है क्लास, अब बात करते हैं मोशन की। अगर आप अपने चारों तरफ देखते हैं क्लासरूम में बहुत सारी आप चीज़ें देखेंगे, डैशबोर्ड, तो दो टर्म्स होती हैं। पहली होती है बेटा रेस्ट, दूसरी होती है मोशन। देखो, इनमें एक कॉमन पॉइंट होता है, उस पॉइंट को कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। राइट,
कोई भी फिक्स पॉइंट मान लो, जैसे अभी हम इस रूम में बैठे हैं, यहाँ ये जो टेबल पड़ा है ये फिक्स पॉइंट है। अगर हम इस टेबल को नहीं लाएंगे तो ये बेड और ये टेबल दोनों चीजें आपस में क्या होंगी, रेस्ट पर होंगी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। आप टेबल को रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए, टेबल यहीं फिक्स रहेगा, मैं जाऊंगा फिर ऑल्टरनेट डेज पर मैं यहाँ पर आऊंगा तो मैं मोशन में रहूंगा, ऐसे ही आप सब करेंगे, ठीक है ना। तो रेस्ट और मोशन आपस में एक दूसरे पे रिलेटेड टर्म है। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब होता है जब वो अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट। ये बड़ी बेसिक सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और अगर कोई पोजीशन नहीं चेंज कर रहा, जैसे ये फैन पोजीशन नहीं चेंज कर रहा, बेड पोजीशन चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, तो वो रेस्ट में कहलाएगा, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, with respect to other surroundings, and object is said to be in motion when its position changes with time or with respect to other surrounding। अब ये मोशन के बड़े सारे टाइप है। रेक्टिलिनियर जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, सर्कुलर जब सर्कल में मूव करता है, ऐसे ही रोटेशनल मोशन या पीरियोडिक मोशन जब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो रिपीट होता है, जैसे सन एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ही आपको दिखता है ना, ठीक है। और भी बहुत चीजें हैं, जैसे आपको यहाँ पर देखिए कार अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो गैस करो कौन सा मोशन है, भरो, लिखो वहां पर रेक्टिलिनियर लिखिए। अगर देखो लट्टू ये स्पिन हो रहा है तो ये सर्कुलर है। फैन के ब्लेड भी मूव कर रहे हैं, रोटेशन रोटेशन शो कर रहा है, ठीक है। और पेंडुलम ये टू एंड फ्रो ये पीरियोडिक है, राइट, ठीक है। अब बात करेंगे स्लो और फास्ट मोशन के। कोई भी जो अगर ऑब्जेक्ट है क्लास, एक सेकंड में आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, ये हम बात कर रहे हैं कि भाई कोई ऑब्जेक्ट स्लो कब होता है और कोई फास्ट कब होता है। ऑब्वियसली डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है फॉर्मूला। अगर कोई ज्यादा समय ले रहा है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, दो दो चीजें, दो कार्स हैं, एक कार ज्यादा समय ले रही है, डिस्टेंस कवर अप करना है, एक पर्टिकुलर मान लो 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, पर दोनों कार में से एक कार ज्यादा समय ले रही है, एक कम समय ले रही है, तो ऑब्वियसली जो ज्यादा समय ले रही है वो स्लो होगी और जो कम समय ले रही है वो फास्ट होगी, ठीक है ना। यहाँ भी यही लिखा हुआ है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो लॉन्गर टाइम लेता है टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस उसे स्लो कहा जाता है, जबकि ऐसा ऑब्जेक्ट जो शॉर्टर टाइम लेता है टू कवर अप अ सर्टेन डिस्टेंस उसे क्या कहा जाता है, फास्ट कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्लास में उस दिन भी कह रहा था डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला है। स्पीड किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की क्या होती है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन टाइम। तो बेटा स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस की यूनिट है किलोमीटर, टाइम की यूनिट है आर, तो स्पीड हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन स्पीड का, ठीक है। यूनिट जो है स्पीड की स्टैंडर्ड, वैसे तो वो मीटर पर सेकंड है, उसके लिए डिस्टेंस मीटर में और टाइम सेकंड में होना चाहिए, पर आप ये किलोमीटर पर आवर और इसमें कन्वर्ट भी कर सकते हैं इजीली। तो स्पीड का फॉर्मूला याद रखना डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। अब ये दो टर्म्स आती हैं, एक स्पीडोमीटर आपके व्हीकल आपके कार में लगा होता है, एक होता है स्पीडोमीटर, एक होता है ओडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या काम करता है, वो डिवाइस या व्हीकल की स्पीड मेजर करता है, डैशबोर्ड पे आप इसे लगा हुआ देख सकते हैं, ठीक है। किसी भी व्हीकल की स्पीड मेजर करनी है तो स्पीडोमीटर में देखना है, और अगर डिस्टेंस देखना है व्हीकल ने कितना ट्रैवल किया ये मेजर करना है तो ओडोमीटर में देखना है। वो ऑप्टिकल वो अलग फंडे पे चलेगा, रेज और इस पर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ओके क्लास, ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। नेम ऑफ द चैप्टर इज टाइम एंड मोशन, क्लास 7। थैंक यू।